हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम आपके लिए 10th क्लास मैथमेटिक्स सॉल्व पेपर 2023 का पार्ट नंबर 3 सेट नंबर 3 कराने जा रहे हैं। इससे पहले हमने 2 सेट आपके लिए करा दिए हैं और आप जाकर हमारे चैनल पर प्ले लिस्ट में जाकर 10th क्लास सॉल्व पेपर की प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज हम सेट नंबर 3 कराने जा रहे हैं। चलिए आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। चलिए आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के लिए। देखिए, सबसे पहले हम इस पार्ट में सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कराएंगे। जैसा कि आपको पता होगा कि पिछले पार्ट्स में भी हमने सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर किया है, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सबसे पहले करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का रोल भी बहुत बड़ा एग्जाम में है। आपको पता होगा 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, तो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस 20 नंबर के होते हैं। अब पूरा पेपर 70 नंबर का, 70 नंबर में से लगभग 1/3 पेपर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का ही आता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही अगर आप सही कर लोगे तब भी आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करते हैं, उसके बाद हम आगे के जो भी क्वेश्चन विस्तृत क्वेश्चन दिए उनको करेंगे। चलिए आइए देखते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है कि परिमेय संख्या 17/2 गुणा 5, 17/2 गुणा 5 कह रहे हैं कि दशमलव प्रसार में निम्नलिखित में से किस दशमलव प्रस्थान के बाद प्राप्त होगा। कहने का मतलब ये कह रहे हैं कि इनके दशमलव प्रसार में निम्नलिखित में से किस दशमलव स्थान के बाद समाप्त होगा। यानी दशमलव के सीधे सीधे समझ लीजिए कि दशमलव के बाद कितने अंक होंगे, तो इसको हमें देखना है। तो आइए देखते हैं पहले इसके लिए कैसे हम पता करेंगे। तो इसके लिए ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, देखिए आपको पता होगा ऊपर 17 है और 17 है। अगर नीचे हम एक बार 2 की घात 2 है ही, अगर 5 की घात 2 बना ले तो 5 की घात 2 बनाने के बाद कितना हो जाएगा, तो नीचे हो जाएगा देखिए 17, ऊपर 5 से गुणा कर लो और नीचे भी 2 की घात 2 है ही, 2 की घात 2 को इस बार लिख लो, 5 तो है एक बार, अब 5 एक बार और लिख लो, ऊपर गुणा कर ली 5 की नीचे कर लो। तो यहाँ क्या बन जाएगा 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 10 दाई 100, 17 पंजे कितना हो जाएंगे 85 और बटे में कितना हो जाएगा 10, 10 दाई 100 बन जाएगा। अब पीछे से देख लीजिए 2 जीरो वाली संख्या है, तो कितने के बाद पॉइंट आ जाएगा, 2 के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो 0.85 कहने का मतलब 2 के बाद पॉइंट आएगा। तो इसमें आपका आंसर सही हो जाएगा, विकल्प नंबर 20 सही हो जाएगा, अर्थात 2। विकल्प 20 सही हो जाएगा, अर्थात 2 वाला सही हो जाएगा, विकल्प बी, क्योंकि 2 स्थान के बाद पॉइंट आ रहा है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। बिंदु -3,5 की बाह्य अक्ष से दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए इस टाइप का क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि बिंदु। क्वेश्चन नंबर 2 देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है कि -3,5 की बाह्य अक्ष से दूरी, तो -3,5 की बाह्य अक्ष से दूरी, बाह्य अक्ष से दूरी। तो देख लीजिए बाह्य अक्ष से दूरी कैसे निकालेंगे, हमें पता है बाह्य अक्ष से दूरी कैसे निकालेंगे। देखिए भाई, जैसे मान लिए -3,5 बिंदु हम कहें कि -3,5 बिंदु यहां पर है। अब बाह्य अक्ष से दूरी कौन सी होगी, बाह्य अक्ष ये है, तो बाह्य अक्ष से दूरी कितनी होगी, ये एक्स अक्ष, ये दो देखो ये वाली दूरी होगी इसकी एक्स अक्ष से और ये वाली दूरी होगी बाह्य अक्ष से। कहने का मतलब ये है कि बाह्य अक्ष से दूरी जो होगी वो एक्स अक्ष वाले निर्देशांक के बराबर होगी। देख लीजिए पहले आप, बाह्य अक्ष से दूरी यही तो है और ये दूरी किसके बराबर होगी, एक्स अक्ष के निर्देशांक के बराबर। और अगर एक्स अक्ष से दूरी पूछी जाए तो ये कितनी होगी, बाह्य अक्ष के निर्देशांक के बराबर। तो बाह्य अक्ष, तो ये पहले बाह्य अक्ष से दूरी पूछ रहा है, तो बाह्य अक्ष से दूरी कितनी होगी, एक्स अक्ष के निर्देशांक के बराबर। तो एक्स अक्ष का निर्देशांक कितना है, इसका देखो भुज कितना है, भुज -3 है, तो कितनी हो जाएगी बाह्य अक्ष से दूरी इसकी -3, अर्थात इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें विकल्प कौन सा सही है, इसमें विकल्प ए में दे रखा है -3, तो विकल्प ए में दे रखा है -3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा विकल्प ए सही। यानी क्वेश्चन नंबर 2 का ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन 2 का विकल्प नंबर ए सही आपका हो जाएगा। सॉरी, एक मिनट देखिए, सॉरी एक मिनट देखते हैं, ये दूरी है, एक मिनट, सॉरी ये दूरी है। और दूरी आप समझते हैं कि दूरी कभी भी उसको ऋणात्मक नहीं, क्योंकि दूरी पॉजिटिव आएगी, तो इस तरह से ये -3 नहीं बल्कि 3 मात्रक होगी। कितने मात्रक होगी, 3 मात्रक होगी। तो 3 मात्रक का इसमें कोई विकल्प नहीं दिया है, तो इसलिए क्या हो जाएगा ये, तो ये आपका उत्तर सही हो जाएगा डी। कौन सा उत्तर सही हो जाएगा, डी, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। तो ये वाला विकल्प आपका सही हो जाएगा, विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कह रहे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 3 में क्या रखे हैं कि संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंडों के की घातों का योगफल ज्ञात कीजिए। यानी संख्या 144 है, उसके अभाज्य गुणनखंडों में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल। तो पहले तो इसके अभाज्य गुणनखंड कर लीजिए। तो देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 3,
क्वेश्चन नंबर 3 में सबसे पहले इसके 144 के अभाज्य गुणनखंड, जब 144 के हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए हमें 4 बार 2 आएगा, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 4 बार आएगा 2 और 3 आएगा 2 बार, 4 बार क्या आएगा 2, 144 के जब अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 4 बार 2 आएगा और 3 जो है 2 बार आएगा। तो इस तरह से देखो 2 की घात कितनी हो जाएगी, 2 की घात 4 हो जाएगी और 3 की घात कितनी हो जाएगी, 3 की घात 2 हो जाएगी। इनका योगफल निकालना है तो इसकी घात 4 इसकी घात 4 तो 4 और 2 कितना हो जाएगा, इसका योगफल हो जाएगा 6। तो आंसर आपका कौन सा सही हो जाएगा, तो इसमें विकल्प डी सही हो जाएगा। इसमें कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, विकल्प डी। क्वेश्चन नंबर 3 का विकल्प डी सही हो जाएगा और डी में कितना आंसर दे रखा है, 6 दे रखा है, तो ये हो जाएगा आंसर। चलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में देखो दे रखा है कि 132 और 288 का लासा 3168 है, तो मासा इसका ज्ञात कीजिए। तो हम जानते हैं दो संख्याओं का लासा गुणा मासा बराबर पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या होता है, नहीं होता है। तो देखिए ये दोनों संख्या ये दे रखी है, लासा दे रखा है, तो मासा कैसे निकालेंगे, पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या और बटे में लासा। जैसे हम जानते हैं क्या होता है कि लासा एलसीएम और इनटू में एचसीएफ इक्वल टू क्या होता है, पहली संख्या यानी n1 और दूसरी संख्या n2। n1 n2 क्या दे रखा है, देखो पहले तो हमें n1 n2 दे रखा है 132 गुणा 288, एलसीएम इसके बटे में आ जाएगा, क्यों हमें एचसीएफ चाहिए, हमें चाहिए क्या एचसीएफ बराबर, तो एलसीएम इसके बटे में आ जाएगा, तो एलसीएम कितना 3168 है। इसको हल कर लीजिए, तो हल कर ले, देखो पहले देखिए इसको हल करने में देखो 12 से काटो, 12 से काटो, 12 कम 12 और 12 को देख ली काटने के बाद 12 देखिए काटेंगे जब 12 के लिए तो 12 एकम 12, 12 एकम 12 और 12 एकम 12 हो जाएगा। अब 12 दूनी 24 और उसके बाद कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24 हो जाएगा, कितना बचेगा 7 बचेगा, 12 छक 72 हो जाएगा, 12 चौक 48 हो जाएगा। इसके बाद देख लीजिए फिर इसको काट लीजिए, 11 से फिर से काट लीजिए, 11 एकम 11, 11 दूनी 22, 11 चौक 44, 24 से काट ली, 24 दूनी 48, सॉरी 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 12 बचेगा, यानी एचसीएफ कितना आ गया 12। तो देख लीजिए इसमें विकल्प कौन सा दे रखा है 12 तो 12 वाला विकल्प डी दे रखा है, तो विकल्प डी सही हो जाएगा इसका, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का विकल्प डी सही हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका हो जाएगा 12। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कह रखे, क्वेश्चन नंबर 5 में कहा है यह द्विघात समीकरण 3x² माइनस 12x प्लस m, 3x² माइनस 12x प्लस m बराबर 0 के मूल बराबर हो तो m का मान ज्ञात कीजिए। इसके मूल बराबर हैं तो m का मान हमें ज्ञात करना है। हमें पता है देखो सबसे पहले मूल बराबर होने की शर्त क्या होती है, मूल बराबर होने की शर्त होती है b² माइनस 4ac बराबर हो जाएगा 0 के। तो देख लीजिए पहले सबसे पहले a b c के मान निकाल लीजिए, तो a का मान ऐसे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, b का मान माइनस के 12 आ जाएगा, c का मान m आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आ जाएगा। तो हम देखते हैं पहले, हम जानते हैं मूल बराबर के लिए कंडीशन क्या होती है, b² माइनस के 4ac बराबर में क्या होगा 0, तो b का मान कितना माइनस 12, तो माइनस 12 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर माइनस के 4 गुणा a का मान कितना है 3 है, c का मान m है बराबर में 0। तो देख लीजिए कितना होगा 4 3 12, तो माइनस के हो जाएंगे 12 m, ये 12 12 में 144, ये प्लस के 144, देखिए इधर ले जाओगे तो माइनस के 144 हो जाएंगे ये, क्योंकि 12 12 में 144, जब दूसरी तरफ ले जाएंगे तो माइनस के हो जाएंगे। तो 12 से काट दो, 12 12 में 144 होते हैं, तो m बराबर कितना आ जाएगा 12, m बराबर 12 आ जाएगा। इसमें कोई विकल्प दे रखा है, जी हाँ विकल्प डी दे रखा है। तो ये देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 5 का देख लीजिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे m का मान पूछा था, तो m का मान हो गया डी बराबर कितना आ गया, सॉरी वो पूछा था हमसे, हाँ विकल्प डी सही है, तो विकल्प डी 12 सही है। चलिए आप लोग नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कह रहे हैं समीकरण 5x² माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 के मूलों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए हम जानते हैं मूलों का योगफल क्या होता है, माइनस b बटे, मूलों का योगफल का सीधा सीधा सूत्र होता है माइनस b बटे a। तो देख लीजिए आप, तो यहाँ सबसे पहले a b c के मान निकालिए, तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा यहाँ से 5, b बराबर कितना हो जाएगा, b बराबर माइनस के 3 हो जाएगा, आगे देखिए c बराबर 2 हो जाएगा। तो मूलों का योगफल, मूलों का योगफल, तो हम जानते हैं मूलों का योगफल क्या होता है माइनस b बटे a, माइनस के b बटे a, तो माइनस b बटे a का मान लगाओ, तो b का मान कितना है माइनस के 3 है, माइनस फार्मूले में भी है और माइनस वैल्यू, इसकी वैल्यू भी माइनस में है तो प्लस का हो जाएगा। a का मान कितना है 5 है, तो ये हो जाएगा 5, 3 बटे 5, 3 बटे 5 इसका कोई विकल्प दे रखा है, इसमें जी हाँ विकल्प ए दे रखा है 3 बटे 5,
तो इसका विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, इसका विकल्प ए सही हो जाएगा 3/5। ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर कितना हो जाएगा, विकल्प ए सही हो जाएगा, विकल्प ए सही हो जाएगा 3/5। अगला क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, एक मिनट, क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, ठीक है। तो आगे लिख लीजिए आप। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अगर देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, युग्मपद समीकरण x + 2y = 70, 2x + λy = 35 का कोई हल नहीं है, तो लैम्डा का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कोई हल नहीं की कंडीशन आप समझते हैं, कोई हल नहीं तभी तो, जब भी कोई हल नहीं होता समीकरणों का, जब समीकरण कैसी होती है, समांतर होती है। तो समांतर नहीं होता, समांतर होने का प्रतिबंध क्या होता है, a1/a2 बराबर होता है b1/b2। तो हम देखते हैं पहले, तो कोई हल नहीं है, कोई हल नहीं है, तो क्या हो जाएगा, a1/a2 बराबर हो जाएगा b1/b2। तो भाई हल करिए इसके लिए। तो a1 का मान लगाओ, a1 का मान यहां से कितना हो जाएगा, देखो पहले x का गुणांक a1 हो जाएगा, तो x का गुणांक 1 है। a2 का मान देखो, ये यहां देखिए, इस x का गुणांक कितना हो जाएगा, a2 का मान हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो फाइनली -1/2 आ गया ये। अच्छा यहाँ देखिए b1/b2 का मान निकालिए। तो b1/b2, b1 का मान कितना है, तो b1 का मान है 2। अच्छा b2 का मान कितना है, b2 का मान कितना है, b2 का मान है लैम्डा यहाँ से, तो v2 का मान लैम्डा हो जाएगा। अब देखिए ये दोनों कैसे हो, बराबर होंगे, इन दोनों को सॉल्व कर लीजिए आप, यानी कि 2/λ और -1/2, इन दोनों को क्या कर लें हम लोग, आप लोग हल कर लीजिए। तो हल कर लीजिए, -1 बल्कि +1/2 होगा, क्योंकि इसका गुणांक 1 है, इसका +1/2। अब देखो सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा लैम्डा 1 लैम्डा हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा, अर्थात लैम्डा का मान कितना होना चाहिए, लैम्डा का मान 4 होना चाहिए। तो इसमें कितना दे रखा है, विकल्प डी में दे रखा है, यानी देखिए पहले इसका विकल्प डी से हो जाएगा, लैम्डा का मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए तो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दे रखा है, कह रहे हैं कि बिंदुओं -4,2 तथा 5,6 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु इतना है, तो ए का मान ज्ञात कीजिए। कौन कौन से बिंदु है, -4,2 और दूसरा बिंदु क्या दे रखा है 5,6। 5,6 इनको जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक कितने दे रखे हैं, दो दे रखे हैं, a/8 दे रखे हैं, 4 इतना दे रखे हैं। तो कह रहे हैं तो ए का मान ज्ञात करो। तो हम जानते हैं मध्य बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र क्या होता है, देख इसे मान लें x1 y 1, इसे मान लें x2 y 2। तो मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र क्या होता है, x बराबर ए होता है, x बराबर x1 प्लस x2 बटे 2, y बराबर y1 प्लस y2 बटे 2। ये होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक का सूत्र होता है। तो वही सूत्र यहाँ पे लगाई, तो x1, तो x1 का मान -4 है, x2 का मान कितना है प्लस x2 का मान 5 है बटे में 2, और ये किसके बराबर है, x बराबर किसे, x और y ये हैं, तो x की जगह पे क्या लगा दीजिए, a/8 लगा दीजिए आप। y बराबर y की जगह 4 लगा दीजिए, तो y बराबर क्या होता है y1 प्लस y2, तो y1 का मान 2 है, y2 का मान 6 है बटे में 2 हो जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ से देख लीजिए, पहले a/8 आ गया, बराबर कितना हो जाएगा, -4 + 5 1/2 हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 चौक 8 हो जाएगा। यहाँ से देख लीजिए 4/1 बराबर 6 और 2 कितने हो जाएंगे 8, और 8 को जब 2 से भाग करें तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा यहाँ से। तो इसलिए तो हमारे काम का नहीं है, हमारा ए का मान चाहिए, ए का मान हमारा यहाँ से निकलेगा। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा a/4 बराबर 1/1 आ जाएगा, अर्थात a बराबर कितना आ जाएगा 4। हमें क्या का मान चाहिए था, हमें a का मान चाहिए था, तो a का मान चाहिए था। तो इस तरह से देखिए a बराबर 4 इसमें कौन सा विकल्प दे रखा है, तो a का मान 4 इसमें विकल्प डी में दे रखा है। तो 8वें का जो आपका क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 में देखा गया है, दिए गए चित्र में त्रिभुज एबीसी के शीर्ष बीसी के समांतर रेखाखंड पीक्यू खींचा गया है, यदि पीक्यू अनुपात बीसी बराबर 1:3, यानी पीक्यू अनुपात बीसी क्या दे रखा है 1:3 दे रखा है। तो कह रहे हैं क्या कह रहे हैं, तो इसमें कि पीक्यू अनुपात बीसी 1:3 है, तो एपी और पीबी का अनुपात कहती है, एपी और पीबी इनका अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो देख लीजिए पहले, ये भाई देखो छोटे त्रिभुज का आधार है, ये बड़े त्रिभुज का आधार है, इन दोनों का अनुपात कितना दे रखा है 1:3, 1:3।
जो छोटे त्रिभुज का आधार और बड़े त्रिभुज के आधार का अनुपात 1:3 दे रखा है। देखिए पहले अगर ये समांतर है ना तो ये दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप होंगे। तो फिर देखिए छोटे त्रिभुज की ये संगत भुजा, देखो छोटे त्रिभुज की संगत भुजाएं भी कैसे होंगी, इनमें भी अनुपात कैसा होगा, समान होगा। तो देखिए इसका अनुपात और बटे पूरे का अनुपात भी कितना हो जाएगा, AP छोटे त्रिभुज की भुजा हो गई और AB बड़े त्रिभुज की भुजा होगी। तो इनमें भी अनुपात कितना हो जाएगा, 1:3 का अनुपात। लेकिन सुन लिए, हमें उन्होंने इनका अनुपात नहीं पूछा है कि AP बटे AB का, हमने पूछा है AP और BP का अनुपात पूछा। तो AP और BP का अनुपात कैसे निकालेंगे, देखो AP का अनुपात 1 ही रहेगा, AB पूरी है, हमें केवल BP चाहिए। तो बच्चों देखो पहले जब यहां से इसका अनुपात 1 है यानी AP को अगर 1 मान लें तो पूरा कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब देखिए यहां से यहां तक 1 हो गई और पूरी है 3, तो यहां से यहां तक कितनी, 2 होगी नहीं होगी। तो इनका अनुपात इतने का अनुपात कितना हो जाएगा। तो हम देख ले रहे पहले कि AP बटे BP बराबर हो जाएगा 1:2 या 1/2 या 1:2, इस तरह से आप लिख लीजिए। तो 1:2 कौन सा विकल्प दे रखा है, विकल्प सी दे रखा है। कौन सा विकल्प दे रखा है, विकल्प सी दे रखा है। तो विकल्प सी इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का। आगे क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में दे रखा है कि त्रिभुज ABC में त्रिभुज AB बराबर 6√3, AC बराबर 12 सेंटीमीटर तथा BC बराबर 6 सेंटीमीटर हो तो कोण B की माप ज्ञात कीजिए। देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, पिछले सेट्स में भी आप उठा के देख लो, कई बार पूछा जा चुका है। और इस क्वेश्चन का आंसर सीधा सीधा ये पाइथागोरियन त्रिक दिए होते हैं। तो पाइथागोरियन त्रिक दिए होते हैं तो भैया क्या होगा, सबसे लंबी भुजा जो होगी उसके सामने वाला कोण समकोण होगा, तो कोण भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ऐसे ही आप इसको याद रख लीजिए, आप समझ लीजिए, आप याद रख लीजिए। ऐसा क्वेश्चन तभी पूछता है, ज्यादातर ये क्वेश्चन पूछता है पाइथागोरस में, मतलब जो है पाइथागोरियन त्रिक दिए होते हैं तभी पूछता है। हालांकि ये वाला जो प्रश्नावली है त्रिभुज का, ये हटा भी दिया गया है इस बार सिलेबस से। तो चलिए आप जान लीजिए। अगला देख लेगा, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 16:25 है। तो देख लीजिए, वैसे तो त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात होगा तो अंडर कर दो, सीधा सीधा 4:5 होगा। लेकिन ये वाली प्रश्नावली भी इस बार हटा दी गई है सिलेबस से, तो इसको आप छोड़ो, इसमें ज्यादा डिस्कशन नहीं करेंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन जो है सिलेबस से हटा दिए गए हैं, दोनों प्रश्नावली, तो इनमें ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। आगे आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, ये भी त्रिभुज का है। तो ये भी जो है AB बराबर 3 सेंटीमीटर, AC बराबर 6 सेंटीमीटर, ये टॉपिक भी इस प्रश्नावली से इस बार जो है जो सिलेबस से हटा दी गई है। तो इस प्रश्नावली के चक्कर, क्योंकि ये समकोण जो त्रिभुज जो अगला जो प्रश्नावली थी त्रिभुज की, ये समकोण त्रिभुज में बेस्ड थी, और आगे की प्रश्नावली थी इससे, वो सारी की सारी प्रश्नावली 2-3 प्रश्नावली हटा दी गई है। तो उन्हीं से रिलेटेड ये क्वेश्चन हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, sin 31 और बटे cos 59 का मान ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 13, sin 31 बटे में cos 59 का मान ज्ञात कीजिए। तो बच्चों sin 31 cos 59, देखो हम जानते हैं sin 31 को हम ऐसे लिख सकते हैं, sin 31 को हम लिख सकते हैं sin 90 माइनस 59 बटे में, इसको हम लिख सकते हैं cos 59। अब देख लिए यहां पे 90 है तो साइन का कोई हो जाएगा cos हो जाएगा, और ये आ जाएगा cos 59 बटे में नीचे क्या है cos 59। तो cos 59 से cos 59 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 1, कितना आ जाएगा भैया 1 आ जाएगा। तो देख लीजिए एक कौन से विकल्प दे रखा है इसमें, तो ये दे रखा है, एक दे रखा है विकल्प सी, विकल्प सी सही हो जाएगा, यानी विकल्प सी दिया है इसमें 1, तो यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 13 का विकल्प सी सही हो जाएगा। हम कहते हैं अगर देखिए क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, इसमें दे रखा है कि त्रिभुज, एक चित्र दिया है, कह रहे हैं इसमें अवनमन कोण ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं, अवनमन कोण। तो देखिए अवनमन कोण क्या हो जाएंगे, अवनमन कोण जो हमेशा बनता है वो क्षैतिज से बनता है, ये होगा इसके इस बिंदु पर अवनमन कोण ये होगा। अब देख लीजिए पहले अवनमन कोण जो होता है इस तरह से, देखिए ये पूरा 45 है, ये पूरा कितना है 45। देखिए इस तरह से, देखिए ये तो अब हमेशा इस कोण के बराबर जो अवनमन कोण होता है ये बराबर होता है। तो ये 45 है पूरा, तो ये भी कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। अब 45 डिग्री तो ये हो गया, ठीक है। इसके बाद इसको देखिए, ये किसके बराबर होगा, देखो सबसे पहले ये 60 है, ये समकोण 90 होगा, तो इतना केवल कितना बचेगा 30 बचेगा, कितना बचेगा 30, 60 30 90 90 90 180। तो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। अब देख लीजिए इसको, देखिए
ये कोण किसके बराबर होगी, 30 किसके बराबर होगा, ये इस वाले अवनमन कोण के बराबर होगा। तो इस वाला अवनमन कोण कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो इस तरह से देख लीजिए पहले कितना आंसर सही हो जाएगा, तो ए पे 45, टी पे 30, तो आपका 45 और 30 वाला आंसर सही हो जाएगा विकल्प बी। क्वेश्चन नंबर 14 का विकल्प बी सही हो जाएगा, 45 और 30 ये आंसर आपका हो जाएगा। आगे आ जाइए क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या रखा है, यदि वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से समान है, यानी कि वृत्त की परिधि क्या होती है 2 पाई आर, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर, ये कैसे बराबर है, तो क्या कह रहे हैं संख्यात्मक समान, तो वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो त्रिज्या पूछा, देखो पाई से पाई गया। अब देख लीजिए पहले 2 आर बचा यहाँ, और यहाँ आर गुणा आर, इसको आर स्क्वायर को हम लिख ले रहे, आर से आर गया, तो आर बराबर कितना है, यहाँ बचा 2 बचा, तो आर बराबर कितना आ गया 2। तो 15 में 2, त्रिज्या कितनी आ गई 2 मात्रक। 2 मात्रक कहाँ दे रखा है, विकल्प ए में दे रखा है, विकल्प ए में दे रखी है त्रिज्या 2 मात्रक। तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर सही हो जाएगा। अगला देख लीजिए क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में क्या दे रखा है, एक ठोस धातु के घनाभ जिसकी विमाएं, क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे एक धातु के ठोस घनाभ जिसकी विमाएं 9, 8 और 2 मीटर हैं को पिघलाकर 2 मीटर कोर के घन बनाए गए हैं। इस प्रकार के बने घनों की संख्या, देखिए जब भी पिघलाकर दूसरी आकृति बनाई जाती है तो दोनों का आयतन बराबर होता है। तो हम मान लीजिए पहले माना इस प्रकार के n घन बनाए जाते हैं, कितने बनाए जाते हैं n घन, और घन का आयतन क्या होता है भुजा क्यू, दो घन की भुजा कितनी है 2 सेंटीमीटर, 2 मीटर है, कितनी है 2 मीटर, और 2 मीटर भुजा के घन बनाए जाते हैं, और घन का आयतन क्या होता है 2 भुजा का क्यूब, तो 2 का क्यूब कर दो, ये बराबर किसके होगा घनाभ का आयतन। तो घनाभ का आयतन कितना है 9, 8, 2, तो ये हो जाएगा 9 गुणा 8 गुणा 2, देखो 2 का क्यूब होता है 8, यहाँ कहते रखा है 9 गुणा 8 गुणा 2, 8 से 8 गया तो n बराबर कितना हो जाएगा 9 दूनी 18, n बराबर कितना आ जाएगा 9 दूनी 18। तो हम देखें इस प्रकार के कितने घन बनाए जा सकते हैं 18, तो 18 कहाँ दे रखा है विकल्प ए में दे रखा है, ये विकल्प ए में दे रखा है आंसर 18, तो ये हमारा आंसर इस तरह से सही हो जाएगा। अगर देखिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में दे रखा है निम्नलिखित माध्य, ये बारंबारता इस तरह से वर्ग अंतराल दे रखा है, इसका माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य ज्ञात करें, कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले मध्यमान निकालिए, माध्य ज्ञात करने के सबसे पहले मध्यमान निकालिए। 10 और 0 को जोड़ो, 10 होगा 10 का आधा 5 लिखो, 20 और 10 30, 30 का आधा 15 लिखो, 30 और 20 50, 50 का आधा 25 लिखो, और 40 और 30 70, 70 का आधा 35 लिखो, 50 और 40 90, 90 का आधा 45 लिखो, दोनों गुणा करो, 5 चौक 20, 15 पंजे 75, 25 छक 150, और 35 चौक 140, 45 एकम 45, जोड़ लो 0 5 5 5 10, 5 5 और 10 हो गए, 10 का शून्य हासिल 1, 2 और 7 9, 9 और 5 14, 14 और 4 18, 18 और 4 22, 22 और 1 23, 23 के 3 हासिल 2, और 2 और 1 3, 3 और 1 4, 430 हो गए। इनका सबका जोड़ो, 4 और 5 9, 9 और 6 15, 15 और 4 19, 19 और 1 20। तो देख लीजिए पहले समांतर माध्य कैसे निकालेंगे। समांतर माध्य बराबर हो जाएगा कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या, 2 से 2 गया, 43 से काट लो इसके लिए, तो कितना हो जाएगा 21 दूनी 42, 21.5 हो जाएगा। तो समांतर माध्य कितना हो जाएगा 21.5, इसमें 21.5 कौन सा दे रखा है विकल्प सी में दे रखा है, तो विकल्प सी दे रखा है 21.5, तो यही हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, क्वेश्चन नंबर 18 क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 18 में दे रखा है ये दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य और बहुलक 28 और 16 हैं, तो माध्य का ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहले एक संबंध याद रखिए, देखिए ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है और ये क्वेश्चन पूछते भी काफी कई बार हैं, तो उसको आप याद, ये रिलेशन को आप याद कर लीजिए। बहुलक, तो ये रिलेशन इस तरह से होता है, बहुलक बराबर 3 माध्यक माइनस 2 माध्य, तो इसमें लगाइए। तो बहुलक देखिए कितना दे रखा है, दिया क्या है इसमें, देखो दिया किसका मान है, तो किसी आंकड़ों समांतर माध्य और बहुलक क्रम, समांतर माध्य 28 है और बहुलक 16 है, तो बहुलक कितना है 16 है, समांतर माध्य कितना है, माध्यक में पता नहीं, तो माध्यक में निकालना है, 2 गुणा माध्य कितना दे रखा है माध्य, तो माध्य कितना दे रखा है, तो देख लीजिए पहले, तो माध्य इसका दे रखा है 16, माध्य इसका दे रखा है 16,
कणों का समांतरवाद बहुलक। अच्छा माध्य रखा 28, देख लीजिए इसको हल कर लीजिए। 16 बराबर तो ये कितना हो जाएगा 28 दूनी 56 हो जाएगा। 3 माध्यक माइनस के 28 दूनी 56, 56 को इधर ले आए 16 की तरफ, तो ये कितना हो जाएगा 56 और 16 कितने हो जाएंगे 56 और 16 हो जाएंगे 72, 72 बराबर 3 माध्यक। हमें क्या चाहिए, तो देखिए 3 जब माध्यक हमें निकालना है तो ये 3 कहाँ आ जाएंगे, 3 आ जाएंगे 72 के बटे में, तो ये हो जाएंगे 24 3 72 होते हैं, तो माध्यक कितना हो जाएगा, तो माध्यक जो हो जाएगा वो हो जाएगा 24। माध्यक कितना हो जाएगा 24, इसमें देखो 24 को विकल्प दे रखा है। एक मिनट, माध्यक कितना हो जाएगा 24, जी हाँ विकल्प सी दे रखा है, विकल्प सी दे रखा है 24, तो ये हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए आप नोट कर लीजिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 में दे रखा है कि निम्नलिखित बारंबारता बंटन का बहुलक वर्ग होगा। तो बहुलक वर्ग कौन सा होगा, देखो बहुलक वर्ग का आसान सा तरीका है, जिस वर्ग अंतराल की बारंबारता सबसे ज्यादा हो वही बहुलक वर्ग हो जाएगा। तो देख लीजिए इसमें बारंबारता देखिए 1 से 3 की बारंबारता 7 दे रखी है, 3 से 5 की बारंबारता 8 दे रखी है, 5 से 7 की बारंबारता 2 रखी है, 7 से 9 की बारंबारता 2 दे रखी है और 9 से 11 की बारंबारता 1 दे रखी है। तो सबसे ज्यादा बारंबारता यहाँ पे कितनी 8 है, तो बहुलक वर्ग वो 8 किसकी बारंबारता 3 से 5 की, तो बहुलक वर्ग कौन सा हो जाएगा 305, 3 से 5 हो जाएगा बहुलक वर्ग। 3 से 5 कहाँ दे रखा है, तो ये दे रखा है विकल्प बी, विकल्प बी में दे रखा है 3 से 5, ये हो जाएगा बहुलक वर्ग, ये हो जाएगा आंसर, क्योंकि सबसे ज्यादा बारंबारता वाला होगा वही बहुलक होगा। अगला आपसे क्वेश्चन नंबर 20 पूछेगा, निम्नलिखित बारंबारता बंटन का माध्य का वर्ग ज्ञात कीजिए। देखिए माध्य का वर्ग कौन सा होगा, तो माध्य का वर्ग को ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं हम, जैसे सबसे पहले आप देखते हैं, सबसे पहले सभी बारंबारताओं का जोड़ देख लीजिए। पहले सभी बारंबारता देखो, पहले की बारंबारता 4 दे रखी है, दूसरे की बारंबारता 8 दे रखी है, तीसरे की बारंबारता 2 दे रखी है, चौथे की बारंबारता 2 दे रखी है, ओ सॉरी एक मिनट ये नहीं है, पहले की बारंबारता 4 है, दूसरे की बारंबारता 5 है, और तीसरे की बारंबारता 13 है, और चौथे की बारंबारता 20 है, और पांचवें की बारंबारता जो है वो 8 है। तो देख लीजिए सबको जोड़िए पहले, 4 और 5 9, 4 और 5 9, 9 और 3 12, 12 और 8 20, 20 का शून्य हासिल 2, 2 और 1 3, 3 और 2 5, सबकी बारंबारता के 50 हो गया। 50 का आधा कर लिए, 50 का आधा कितना हो गया 25। अब देख लीजिए पहले 25 जो है किन किन के बीच में आ रहा है, तो देख लीजिए पहले 25 किन किन के बीच में आएगा। सबसे पहले एक काम करिए, इस क्वेश्चन को इस तरह से करते हैं, 1 मिनट रुक जाइए, इस क्वेश्चन जरा लिख लीजिए 1 मिनट के लिए। 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। चलिए इसको लिख लेते हैं 1 मिनट, ठीक है, थोड़ा देख लीजिए पहले। अब देख लीजिए इसकी बारंबारता, देख लीजिए इसकी बारंबारता कितनी है 4, इसकी बारंबारता कितनी है 5, इसकी बारंबारता कितनी है 13, इसकी बारंबारता कितनी है 20, इसकी बारंबारता कितनी है, तो इसकी बारंबारता हो जाएगी 8, सभी का जोड़ कितना आ रहा है 50। अब यहाँ लिखो संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता देखो इसमें 4 ही आएगा, 4 और 5 इसमें 9 आ जाएगा, इसमें 13 और 9, 9 3 22, इसमें 22 आ जाएगा, 22 और 20 इसमें 42 आ जाएगा, और इसमें 42 और 8 इसमें 50 आ जाएगा। अब देख लीजिए पहले, अब हम देखें पहले हमारा बारंबारता को जो 50 आ रहा है, आधा करो इनका, तो 50 बटे 2 कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। 25 किन के बीच आएगा, 25 जो आएगा 22 और 42 के बीच आएगा, तो इनमें बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या 42 है। तो आपका जो माध्यक वर्ग हो जाएगा, माध्यक वर्ग जो हो जाएगा वो 30 से 40 वाला हो जाएगा। अब 30 से 40 वाला देखो कहाँ दे रखा है, 30 से 40 वाला विकल्प बी में दे रखा है, विकल्प बी में दे रखा है 30 से 40, यही जो हो जाएगा माध्यक वर्ग हो जाएगा। तो इस तरह से ये सारे ये इस सेट नंबर 3 के प्रश्न मतलब 2023 अनसॉल्व्ड पेपर 2023 का सेट नंबर 3 के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो सारे के सारे खत्म होते हैं, और जो भी विस्तृत क्वेश्चन बचे हैं हम आपके लिए अगले वीडियो में लेकर आएंगे। तो चलिए तब तक के लिए हम एक आपसे आगे के पार्ट को लाएंगे। आप इस पार्ट को अगर बहुत अधिक पसंद करते हैं, बहुत अधिक आपको अच्छा लगता है, तो नीचे कमेंट में या आपको जो भी लगता है, आपको अगर इसमें कोई कमी लगती है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जो कमी है कमी लिखें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और चैनल पे बने रहने के लिए धन्यवाद। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।